ओके। यस, रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। सर ऑप्शन बी लग रहा है। ऑप्शन बी, ओके। जी सर, मुझे भी। आपको भी पी लग रहा है? ओके, जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट, मैंने रिकॉर्डिंग, हाँ, लग गई है। तो देखिए, ये रिवोल्ट वाला क्वेश्चन है, और ये आपको मैं बताऊं, जीके का पार्ट तो है ही, सोशोलॉजी का भी पार्ट है। सोशोलॉजी में भी मुंडा रिवेलियन और ये सारी चीजें पूछी ही जाती हैं, और लास्ट टाइम अभी पूछा ही गया। जो अभी पेपर हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें रिबेलियन और वो सारे मैचिंग के पूछे ही जा रहे हैं। तो ये भी पूछे जाने के चांसेस हैं। बी आपने सेलेक्ट किया है, वो गलत है। ठीक है, बी नहीं सही है। इसका आंसर क्या है बताते हैं। इसका आंसर ए है। ठीक है, पाइका रिवोल्ट जो है वो राधा राम जी ने करी है। ठीक है, फिर बरेली रिवोल्ट जो है वो ईदा चीना कुंगान ने करी है। नाम थोड़े अजीब है। मलाबरा रिवोल्ट जो है वो मुफ्ती मोहम्मद अयवाज ने करी है। ठीक है, और ये जो सिलहट रिवोल्ट है, ये जगह बंधु विद्याधर महापात्रा ने करी है। ठीक है, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, और ज्यादा पुराना नहीं है, 2024 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ये तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव ओनली इनपुट यूनिट, इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा सिर्फ इनपुट डिवाइस है? 13 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। माउस कीबोर्ड तो सब में कॉमन है, बस लास्ट वाला चेंज है। सर ए होगा। ए आपने बताया सारिका, और तानिया आपको क्या लगा? ये सर ए ही होगा। ए ही है इसमें आंसर। ठीक है, इसका आंसर ए ही सही है, क्योंकि इसमें प्रोजेक्टर जो होता है, देखिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस पहचानने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान सा है। इनपुट कोई भी चीज जब बाहर से अंदर जाएगी कंप्यूटर के, तो वो इनपुट हो जाती है, और जब कोई चीज अंदर से बाहर की ओर आती है तो वो आउटपुट हो जाती है। जैसा नाम है वैसा ही काम है। प्रिंटर क्या करता है, आपको प्रिंट करके देता है, बाहर पेज आपके हाथ में आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही प्रोजेक्टर क्या करता है, जो अंदर की चीज होती है उसको बाहर पर्दे पे दिखा देता है। ठीक है, मॉनिटर भी यही करता है, जो अंदर डिस्प्ले है वो बाहर करके आपको दिखाता है, यानी आउटपुट कर रहा है वो कुछ। तो ये मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या है, आपके आउटपुट डिवाइस हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं इसी में पूछता हूं, कभी कभी पूछा जाता है, ओएमआर सीट जो होती है वो इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट की तरीके से यूज किया जाता है, जो इस पे आप पेपर देते हो? सर इनपुट है। ये इनपुट है। ठीक है, आउटपुट फिजिकली तो आप करते हो, लेकिन जब इसको चेक किया जाता है तो इसको डाला जाता है कंप्यूटर के अंदर, फिर कंप्यूटर चेक करता है आपके आंसर्स को। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इनपुट है। और इसी में एक आता है माइकर, इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर करेक्टर रिकॉग्निशन। ये बैंक में यूज होता है, जब चेक ले जाते हैं तो वहां पे जो है, जो चेक के ऊपर जो चेक नंबर होता है ना, उसको चेक किया जाता है माइकर से, मतलब ये मशीन होती है उनके पास। तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन भी इनपुट डिवाइस है। ये दोनों के दोनों इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा 14। द कंटेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच इज नॉन वॉलेटाइल इवन व्हेन द पावर गोज ऑफ। पावर जब बंद भी हो जाती है, तो कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी मेमोरी है जो नॉन वॉलेटाइल रहती है?
मौजूद रहती है, मतलब जाती नहीं है पावर ऑफ होने के बाद भी, वहीं की वहीं बनी रहती है वैसे की वैसी। जी। तो ऑप्शन ए होगा, रोम। शिवांगी जी ने ए ऑप्शन सिलेक्ट किया है, हाँ सर, सारिका। ओके। रोम रोम ही होगा सर। यस सर, रोम होगा। ओके, रोम होगा। ओके। रैम एक जो है आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। और ये मेमोरी जो है जब आप अपने डिवाइस को ऑफ करते हैं तो चली जाती है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके। बाकी और भी चीजें आपको एक पता होगा इस समय यूज होती है मेमोरी, इसका नाम है स्कैन, हाँ, एसएसडी। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, बहुत ज्यादा यूज हो रही है इस समय। इसको कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये ये भी एक तरीके से रैम की तरह मतलब होती है, हालांकि इसका प्रयोग जो है लोग स्पीड के लिए करते हैं, बहुत तेज स्पीड अगर चाहिए। इस समय जितने भी लैपटॉप्स आ रहे हैं उसमें एसएसडी लग के आती है। और इसका भी मतलब रेंज, मतलब जो 256 जीबी, ठीक है, ऐसे रहता है इसकी मतलब जो मेमोरी रहती है। और ये इसीलिए लगाई जाती है ताकि कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाए। हार्ड डिस्क ड्राइव जो एच डी डी होती है वो अलग चीज है। वो आप अलग से एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं और इनबिल्ट मेमोरी भी होती है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी की तरीके से काम करती है, ठीक है। ये मुझे जो जो चीजें मतलब मुझे याद है मैं आपको बताए दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीजें, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से है, कैपिटल दी हुई है, कंट्री दी हुई है, यूपी पीसीएस के सारे क्वेश्चन है। लेकिन आपको पहचाना है कौन सा सही नहीं मैच है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओटावा कनाडा, खार्टूम इथोपिया, डबलिन आयरलैंड, और नेपिडो म्यांमार। जैसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो जीके वाले होते हैं मोस्टली ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कैपिटल पूछ लेंगे, तो कभी कोई रिवर पूछ लेंगे, तो कभी इंडस्ट्री पूछ लेंगे, मिनरल्स पूछ लेंगे, कहाँ मिलते हैं पहाड़ पूछ लेंगे, पासेस पूछ लेंगे, ऐसे ही करके बनाते हैं ये लोग। और सब में जीके वाले सब ऐसे ही मिले, आप जितने यूपी के पेपर देंगे सब ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे कोई भी। अभी यूपी बीएड वाले में भी ऐसे ही टाइप के आपको मिलेंगे क्वेश्चन। तो ये, हाँ, तो कोशिश करिए। जैसे कनाडा अमेरिका के ऊपर है, ठीक है, कंट्री, और उसकी कैपिटल, एक कोई ना कोई गलत है इसमें से। आयरलैंड, यस शिवांगी जी। होगा सर। ओके, सी बता रही हैं आप। ओके, देख लेंगे आप, बाकी तो लगाएं अपनी तरफ से, जो आपको लग रहा है मार्क करें, बाकी देखते हैं, बताते ही हैं। यस, तो नहीं पता ये तो, चलिए इसको बताते हैं। नहीं पता है सर इसका। देखिए इसमें कनाडा की तो ओटावा बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही दिया हुआ है। म्यांमार की नेफिडा ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ये दोनों की दोनों गलत हैं, ठीक है। इथोपिया और जो है यहाँ खार, ये जो है ये गलत दिया हुआ है। ओके, नहीं, आयरलैंड की सही दिया हुआ है, सॉरी। आयरलैंड की तो डबलिन है, आयरलैंड की सही दिया हुआ है। ये इसकी इथोपिया की गलत दिया हुआ है। इथोपिया की जो कैपिटल है वो है आपकी अदीस अबाबा,
ठीक है, ये इसकी कैपिटल है। कैपिटल्स को आप एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि पूछ लिया जाता है। और जो इस समय करंट अफेयर में चल रही होती हैं, जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं, या जैसे अभी लास्ट टाइम पपुआ न्यू गिनी गए थे, तो उसकी कैपिटल क्या है, ठीक है। तो ऐसे करके जो छोटे छोटे कंट्रीज में भी जाया करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो उनकी कैपिटल्स आप देखते रहिएगा तो पूछ लेते हैं। ये नेम ऑफ द सिटी है, और ये कब प्लान्ड हुई थी ये आप देख लें। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी कोशिश करें। जीके का क्वेश्चन है, कांचीपुरम ये कब बना था? जैसलमेर, कोदिया कनाल, भिलाई। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, ज्योग्राफी का नहीं है ये। जैसलमेर राजस्थान में है, आपको पता है। कांचीपुरम, ठीक है। और कोदाई कोडाई कनाल आई थिंक कर्नाटका के पास है। तो ये कब, किस पीरियड में इनका मतलब सिटी ये बने थे? पोस्ट इंडिपेंडेंस, कॉलोनियल पीरियड, मेडिवल पीरियड, एंशियंट पीरियड? थोड़ा से आप मतलब सोच करके बता सकते हैं कि कौन सा पहले बन सकता है बाद में। शायद ऑप्शन डी हो। ओके, ये भी मतलब सारे क्वेश्चन वही यूपीपीसीएस के ही हैं। तो चलिए इसका भी आंसर बताते ही हैं। आई थिंक आप लोग नहीं जज कर पा रहे हैं। देखिए, कांचीपुरम जो है वो सबसे पुराना है, ठीक है। तो कांचीपुरम एंशियंट पीरियड में वो बना था, ठीक है। उसके बाद जैसलमेर, जैसलमेर आपको पता है, ये भी मैंने बताया कि वो राजस्थान का पार्ट है, तो मेडिवल पीरियड में बनाया गया। और फिर कोदाई कनाल वो कॉलोनियल पीरियड में बना था। एंड भिलाई, ठीक है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में बना। तो यानी इस हिसाब से देखें तो आपका बी आंसर सही है यहाँ पे, ठीक है। ये था, व्हाट डज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी एम्फेसाइज रिगार्डिंग रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन? पहला है ग्रेजुअल एंड लिमिटेड रिडक्शन आर इनफ। दूसरा है डीप रैपिड एंड सस्टेनेबल रिडक्शन आर एसेंशियल। आईपीसीसी पे अभी कल भी शायद क्वेश्चन किया था हमने, आज फिर से उस पे क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस का है और थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है। पूछ रहा है कि जो आईपीसीसी है वो रिड्यूस करती है ग्रीन हाउस गैस इमिशन को, ठीक है। तो उसमें दो इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं कि ग्रेजुअल तुरंत करती है, लिमिटेड रिडक्शन करती है, क्या इनफ है उसके लिए, या बहुत ज्यादा डीप रैपिड सस्टेनेबल रिडक्शन करती है। देखिए अभी, अच्छा आप पहले आंसर करने की कोशिश करें, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो आप कर सकते हैं। सर आप ही बता दीजिए। ओके, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला यूपी पीसीएस पूछता है और आपको जरा भी उसके बारे में अंदाजा नहीं है, तो आप एक ही चीज समझ सकते हैं कि या तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं या दोनों सही हो सकते हैं। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली बात थी। इसमें जिन्होंने पेपर किया था उन्होंने भी यही सोचा कि दोनों सही होंगे, लेकिन ऐसा इसमें था नहीं, ये गलत है। इसमें जो है सेकंड ओनली टू सही है,
ठीक है, वो इसलिए सही है, यहाँ पे आप देखो जरा, आपने पढ़ा होगा आईपीसीसी, आईपीसीसी तो अभी भी चल रहा है, तो वो रिडक्शन कम क्यों करेगा? भाई जाहिर सी बात है, जितना हो सके ग्रीन हाउस गैसेस का जो रिडक्शन है, जो कम है, वो कम से कम क्या खत्म हो जाए, ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है ना, तो वो उतना ही करेगा, सस्टेनेबल करेगा ना, सतत विकास की तरफ ले जाएगा ना, ये आप देख सकते हैं। तो ये वाला ही सही होगा, ठीक है, ये तो फालतू के लिए उसने बना दिया, कंफ्यूजन के लिए। तो ये था, ठीक है, इसका आंसर वो सिर्फ दूसरा था। ओके, एक मिनट में इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप चाहें तो करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे तो ना करिए क्योंकि डिफिकल्ट हो जाएगा, सीरियल यील्ड, ठीक है, ये वाला डिफिकल्ट हो जाएगा, ये भी ना करिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो उस समय के डाटा के बेसिस पे उन्होंने पूछा है, ये वाला करिए आप। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट कौन देता है, ये वाला क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। इसका इधर हिंदी में भी दे रखा है, एक मिनट, हाँ अब देख लीजिए। हु प्रिपेयर्स पब्लिशेस और प्रिपेयर्स द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट, कौन जो है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट बनाता है, वैश्विक बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है रिपोर्ट कौन तैयार प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, या ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। सर मुझे तो हम्म, ओनली 4 लग रहा है। अच्छा, सिर्फ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके। इसको तो आपने पढ़ा होगा, मतलब पॉवर्टी इंडेक्स हम लोग पढ़ते भी हैं सोशियोलॉजी में भी, मतलब उसका ध्यान तो मतलब रहता ही है, वैसे तो जीके पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहता है, हमेशा इंडेक्स निकलते रहते हैं। ओके, आपने सिर्फ 4 चुना है, और शिवांगी जी और सारिका, तान्या, आपको क्या लग रहा है? सर 4 ही कर दीजिए। ओके, ओनली 4। शिवांगी जी आप हाँ क्या? सर। ओनली 4, ओके। देखिए 4 तो आपने सही चूज किया सारिका, ठीक है, 4 है, पर 4 के साथ साथ 3 भी है इसमें, तो ये पहला ए इसका आंसर है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तो करता ही है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी उससे जुड़ा हुआ है, ये दोनों लोग मिल करके इंडेक्स निकालते हैं, जिसको हम एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों हैं, 3 भी है 4 भी है इसमें, ठीक है। उसके नीचे वाला आप क्वेश्चन देखें, 41, अरेंज द फॉलोइंग स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर and choose the incorrect choose the correct answer from the quotes given below। इसका हिंदी वाला, हाँ अब दिख रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम के व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब हमने कराया है, आईआरडीपी वाला हमने आपको एक बार जो हमारे फ्लैश कार्ड हैं उसमें दिया हुआ था। ऑप्शन हाँ, डी होना चाहिए। कि ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री जनधन योजना भी आपको मेरे ख्याल से पता होगी कब आई थी, और नेशनल, ये तो नरेगा है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको मनरेगा भी कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है, जी राम जी हो गया है। इससे क्वेश्चन बन सकता है इस बार, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज गार योजना, ठीक है।
तो आपको क्रोनोलॉजी से लगाना है। डी ऑप्शन चूज कर लिया है। सर मुझे सी लग रहा है। सी लग रहा, ओके। यस शिवांगी जी, आपको क्या लगता है? कर दीजिए सर, मुझे तो समझ आ नहीं रहा। अच्छा, देखिए ऐसा है कि ये क्वेश्चन जो है, मान लीजिए आपको नहीं पता है, ठीक है। अगर आपको जैसे इसमें में से कोई नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना तो पता होगा ना। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आई थी? जब बीजेपी सरकार आई थी 2014 तब। में आई थी, हाँ 2014 में। हाँ, 2000। तो ये, हाँ सही, 2014 में आई थी, है ना। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में ही तो आई है। और इसी के तहत तो सभी लोगों के बैंक खाते खुलवाए गए थे। सबसे पहले आकर के भाजपा सरकार ने यही कार्य किया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये सबसे लास्ट में आएगी, यानी कि ये फोर्थ यहां पे रहेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी आईआरडीपी हमने बताया था, आप चाहे फ्लैश ड्राइव में जाके देख लें। 1980 में आई थी, ये 1980। 1978 में आई, नहीं, फिर उसके बाद। 80 फिर 86 ऐसे कुछ है सर इसका। हाँ मतलब आगे बढ़ती चलेगी, इसमें इम्प्लीमेंटेशन होता गया था, 99 तक इसमें इम्प्लीमेंटेशन चलता ही रहा, लेकिन शुरुआत इसकी 1978 से हुई। बाकी रूरल वाली सर 2005 में आई है। हाँ, ये नरेगा जो है 2005 में आया। सेकंड वाली नहीं पता मुझे। ये 1999 में। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये आपकी 1999 में आई है। 2005 में आपकी नरेगा आई है। ये पूछा जाता है और आपके नेट में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये योजना तो पढ़ के जाना पड़ेगा, मतलब एक ये सब पता होनी चाहिए। ठीक है, सीरियल वाइज। तो ये हो गया क्वेश्चन 42। क्वेश्चन देखते हैं, सर्सन रीजन। There is a positive relation between Human Development Index HDI and the Sustainable Development Goals ranking of Indian state because the underlying dimension of SDG target are closely related to education and health aspect. अब जीके के वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि एक लाइनर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे ये लोग जीके वाले। ठीक है, तो उस टाइप से ही आपको ध्यान दे करके करना पड़ेगा। तो इसमें कहा है कि मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है, क्योंकि सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। क्या ऐसा है? नहीं है? क्या है? एसडीजी हम याद करते हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी देखा जाता है। अभी हमने देखा ही था पॉवर्टी इंडेक्स वाला, और उसमें सर शायद तो ऑप्शन सी होना चाहिए। ओके, ऑप्शन सी आपने मार्क किया है। चलिए, अच्छा जी। क्या? सर हाँ, मुझे तो मतलब डी लग रहा है। ओके। एंड शिवांगी जी, आपको क्या लग रहा है इसमें? ओके,
आई थिंक अभी वो कहीं बिजी हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो इसका जो आंसर है वो सी है। ठीक है, तो दोनों सही हैं और आर जो है ए को एक्सप्लेन कर रहा है, ये आंसर दिया हुआ है। देखिए एचडीआई और एसडीजी दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि सतत विकास जब होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है वो भी होता है। ठीक है, तो जितने भी सतत विकास के आप देखिए गोल देखेंगे, वो एजुकेशन और स्वास्थ्य से ही ज्यादातर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से दोनों के दोनों सही हैं और दूसरा जो है रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, सो सी इसका आंसर है। सर मतलब एक में तो राज्य की बात हो रही थी ना, किस में? जैसे फर्स्ट वाले में देखिए भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। अच्छा, हाँ हाँ राज्यों कर दिया है पूरा, मतलब सारे स्टेट को ले लिया है। हाँ, सारे स्टेट, इंडियन स्टेट्स, रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट्स। ठीक है, हाँ सर, मैंने हाँ, स्पेसिफिक सोच लिया किसी एक मतलब नहीं स्टेट नहीं, को ले। एक पर्टिकुलर स्टेट होता तो स्टेट का नाम भी देते फिर कि किसका क्या ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है ना, सतत विकास के थ्रू। तब फिर वो क्वेश्चन अलग हो जाता, फिर वो मतलब अलग हो सकता था, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने सारे के सारे स्टेट्स मतलब पूरे भारत देश की बात कर दी है। ठीक है, और रैंकिंग मतलब जो इंडियन स्टेट्स की रैंकिंग करी जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो छपता है, वो निर्भर करता है कितना उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चल रहा है, कितनी एजुकेशन डेवलप हो रही है, कितनी हेल्थ उसमें हुई इंप्रूव। ठीक है, तो उस बेसिस पे होता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है मतलब ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए। 43 क्वेश्चन, with the reference of India, consider the following event: nationalization of bank, formation of regional rural bank, adoption of village by bank branches. Which of the above event can be considered as a step taken to achieve the financial inclusion in India? कौन कौन से स्टेप लिए गए थे भारत के फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए? सर क्योंकि बी हाँ, और सी मतलब कंफ्यूजन है मुझे। हम्म, देखिए ऐसे ही कंफ्यूजन वाले वो सर लोग क्वेश्चन बी देंगे लग आपको। रहा है सर मुझे। हम्म, ओके, बी ही लग रहा है। ठीक है, बी सही चूज किया है, बी ही सही आंसर है, तीनों के तीनों सही हैं। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था, याद है आपको? इंदिरा गांधी जी ने किया था इसको, ये पूछा जा चुका है क्रोनोलॉजी में कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ था। ये 1969 में हुआ था। ठीक है, और इसमें 14 बैंक्स को जो है नेशनलाइज्ड किया गया था। फिर उसके बाद 1980 में, कभी कभी अब ये भी पूछ लेते हैं, 6 बैंक और इंक्लूड करे गए थे। ठीक है, तो ये हुआ था। और बाकी रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए थे, मतलब रीजनल एरियाज में बैंक का निर्माण किया गया था, और जितने भी बैंक ब्रांचेस हैं उसने कई अलग अलग जो विलेजेस हैं, गांव हैं, उनको अडॉप्ट किया था, और फिर जाकर के मतलब एक तरीके से फाइनेंशियल चीजें बढ़ी थी भारत में। तो ये चीजें हुई थी, और 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज्ड किया गया था। ये क्वेश्चन, ओके सोचिए, वैसे तो डिफिकल्ट है लेकिन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, कोजाई फेडरलिज्म और फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये किसने किसने किया है?
इस तरह के क्वेश्चन अतरंगी टाइप के मिलेंगे ही, खैर। नहीं पता सर। ठीक है, इसका जो टिक है ऑलरेडी इसमें, यही आंसर सही है। 4312। ठीक है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है ग्रैनवाइल ऑस्टिन ने किया था। ठीक है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म उसकी बात जो है करी है मॉरिस जॉन्स ने। फेडरलिज्म तो मतलब समझते हैं ना, भाईचारा सेंट्रल और स्टेट का जो चलता है। ठीक है, ये वर्ड जो है कहाँ से लिया गया है, प्रेम्बल से आता है। प्रेम्बल में दिया हुआ है ये फेडरलिज्म वर्ड। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कहाँ से आता है फेडरलिज्म वर्ड। कोजाई फेडरलिज्म इसको दिया है केसी वीएन ने। फिर फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये आइवर जेनिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आइवर जेनिंग्स इनका बहुत पार्ट रहा है भारत के आज़ादी और उस समय। तो फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, इन्होंने ही कहा था कि सेंटर एक होना चाहिए, बाकी सब उनसे जुड़े होने चाहिए। मतलब फेडरलिज्म का मतलब है सेंटर और स्टेट का एक संबंध। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, तो वो चीज इन्होंने कही थी। दूसरा क्वेश्चन 48 है, वो आप देख लें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल इन द 3 tier पंचायती राज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी? तो इनमें से कौन सा नहीं है, पूछ रहा है। जो 3 tier बलवंत राय मेहता कमेटी देती है उसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें तो ए होगा। हाँ सर, ए ठीक है, होगा। तो ए होगा। आपको पता ही है कि नाये पंचायत जैसी चीज नहीं होती है, बल्कि ग्राम पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है। बलवंत राय मेहता कमेटी कब आई थी, ये आप लोग को पता होगा। 1957। ये 1957 में आई 59। थी। हाँ, सही बोल। हाँ सर, 57 में। ठीक है, 1957 में आई थी। और याद रखिएगा, क्योंकि इसकी क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है, और सभी जो कमिटीज आई थी, ठीक है, वो आप देख लेना, जीके वे राव कमेटी और बाकी। ठीक, ओके। ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, मतलब कोशिश करिए करने की। अकॉर्डिंग टू लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, the Lokpal would be appointed by the President after obtaining the recommendation of a selection committee with Prime Minister as chairperson and consisting among others of the following. इसका हिंदी 1 मिनट। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश सिफारिशें प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री तो होते ही है चेयरपर्सन जब लोकपाल और लोकायुक्त का नियुक्ति करी जाती है। उसके साथ साथ और भी कौन से लोग होते हैं जो लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति में अपना पार्टिसिपेशन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज जो नॉमिनेटेड होते हैं, राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, और लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी इन द लोकसभा। सर, ए लग रहा है। ओके, ए मुझे भी लग रहा है। ओके, ओके, तो बिल्कुल सही, ए ही सही है। ठीक है, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन तो रहेंगे लोकसभा के, इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन है हमारे राहुल गांधी जी। ठीक है, उसके बाद जो है स्पीकर ऑफ द लोकसभा जैसे ओम बिरला है। ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, इस समय राधा कृष्णन जी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। वो भी, ये सब पूछा जा सकता है जी के कौन है, क्या है, किस पे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड बाई, अगर आप लोग को पता हो। क्या सर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय कौन है? बता रहे हैं। ये इसमें जो ये वाला है,
ये नहीं सही है, बाकी सब सही है। ठीक है, 134। लोकपाल और लोकायुक्त को एक तो प्रधानमंत्री करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उनको, साथ में ये लोग भी चूज करते हैं, मतलब जब कमेटी गठन होती है उसके तहत सिलेक्शन कमेटी, तो वो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा रहते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा रहते हैं। ठीक है, तो ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये काफी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन चलिए पता तो चला इससे। सर आपने जो मतलब क्वेश्चन पूछा हाँ, था उसका आंसर क्या था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा था, इस समय कौन है? तो कौन मतलब है? इस समय जो है सूर्यकांत है। ठीक है, ठीक है तो सर। सूर्यकांत जी हैं इस समय, और जो है मतलब वो थे, और अभी मतलब एक इससे पहले जो थे वो गगोई थे, और उससे पहले जो है चंद्रचूड़ थे। ठीक है, खैर अभी वाला याद रखने की जरूरत है, सूर्यकांत जी हैं इस समय न्यायाधीश जो है। ये अमेंडमेंट्स इसमें हैं। तो ये होगा ना? ओके, ये पहले ही बता दिया है। 42वां संशोधन है, 52वां, 86 और 96। सर इसका यही होगा। ओके, इसका ए ही बता दिया है। ठीक है, सही है, ए ही सही है इसका, क्योंकि 42वां संशोधन सभी को पता है 1976 में हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अमेंडमेंट है, 42nd जो ये अमेंडमेंट है 1976। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, कभी कभी यही क्वेश्चन आता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, तो इसी को बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लॉजेस जोड़े हुए हैं। तो 42वां अमेंडमेंट 1976 में, फिर 52वां अमेंडमेंट जो है 1985 में। ठीक है, ये बी हो जाएगा। फिर 86वां हमको पता है, ये 86th वाला हम पढ़ते ही हैं 2002 में। अच्छा, 86th वाला जो अमेंडमेंट है, इसके अमेंडमेंट के बाद क्या चीज इंक्लूड करी गई थी? तो वो EWS वाला। हाँ, ई नहीं नहीं, EWS वाला ये अमेंडमेंट नहीं है, 3 में आया था। वो तो दूसरा है, वो तो आप 103rd, 103। हाँ हाँ। 103rd का सर बता रहे ये इसमें वही था क्या, फ्री एंड कंपलसरी हैं। फ्री एजुकेशन? कंपलसरी एजुकेशन यानी 21A जोड़ा गया था इसके तहत। ठीक है, इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी गई थी। ठीक है, और वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को। ठीक है, तो ये कहा गया था इसमें कि 14 ईयर्स से कम साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन उनको दिया जाएगा, और 21A करके जोड़ा गया था 21 में। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी 96th अमेंडमेंट 2000 जो है 11 में हुआ है। ठीक है, ओके, फिर से ये अमेंडमेंट का ही है। विच अमेंडमेंट एक्ट डील विद द लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? कौन सा जो अमेंडमेंट है वो लोकल गवर्नेंस से डील करता है भारत में? सर यही होगा। हाँ सर ए ही होगा। ओके, 73वां और 74वां। ठीक है, ये 73rd अमेंडमेंट कब आया था? 1993। ये आई थिंक 1992 में था कि 3 में था सर 3 में ये होगा क्योंकि 74th वाला 1994 में आया था फिर। हाँ ये सर ये 2 में आया था। ठीक है, 1992 में दोनों आए थे, 1993 हाँ में तब हुआ था। हाँ, राइट, ये सही कहा शिवांगी जी ने। तो कंफ्यूज मत होइएगा, गलती कर बैठेंगे। 1992 में आए थे और 1993 में पारित हुए थे, मतलब लागू हुए थे। और ये किस पार्ट में जुड़े हुए हैं शेड्यूल के? फिर 10, 11 10 और पंचायत में हाँ, था, वो वाला 11 में था म्यूनिसिपैलिटी वाला। राइट, ये पंचायत से जुड़ा हुआ है।
और जो 74 वाला है ये आपका म्युनिसिपैलिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये आपके 11th जो है शेड्यूल में है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी होंगी, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये वाले अमेंडमेंट्स भी देख लीजिएगा और जो इसमें दिए हैं 42, 43, 63, 64, ठीक है। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, इसको भी आपको इवेंट के अनुसार लगाना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इस तरह के क्वेश्चन तो सोशियोलॉजी में भी आ जाते हैं। सोचने की वैसे तो इसका हम पीडीएफ भेज देंगे आपको, जो भी एडिट हो रहा है तो उसका पूरा पीडीएफ भेज देंगे। तो कुछ आइडिया लगा पा रहे हैं कब कौन पहले आया बाद में आया? ओके, चलिए इसका हम आंसर बता देते हैं आप लोग को। ए लग रहा है सर मुझे तो। ओके, ए लग रहा है, वैसे लग रहा है तो खैर सही लग रहा है, यही सही आंसर है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी आपने सुना होगा, आई थी सबसे पहले जब भारत के ऊपर शासन करने। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी उस समय उसने बनाया था, ठीक है, और इसको बना दिया था 1866 में ही, ठीक है। उसके बाद नेशनल इंडियन एसोसिएशन बना, जिसको भी अंग्रेजों ने ही बनाया, इसको बनाया इन्होंने 1870 में। उसके बाद इंडियन सोसाइटी बनी, ये बनी 1872 में, और उसके बाद जो है 1876 में आपका इंडियन एसोसिएशन बना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब है तो हिस्ट्री का लेकिन पार्ट है वे सोशियोलॉजी का ही, क्योंकि इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ये सब शुरुआत हुई उस समय और ये ब्रिटिशर्स ने किया था उस समय। यहाँ पे 68 क्वेश्चन देखें। राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन एज पर एज सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है जनसंख्या के अनुसार, ठीक है, बढ़ते हुए नहीं बल्कि घटते हुए क्रम में। सबसे पहले वो लगाइएगा जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, ऐसे लगाना है। ए होगा सर ए होगा। जी सर, ओके ए होगा। ओके, ए आप लोग बता रहे हैं, यस राइट, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ये आपको पता है, पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे बिहार आ जाएगा। अब आती है बात आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन रहता है। हालांकि ये वाले में तो हो ही गया, क्योंकि इसमें 4 को इन्होंने पहले दे दिया था, वो तो आराम से एलिमिनेट कर पाएंगे। लेकिन वेस्ट बंगाल जो है फिर थर्ड नंबर पे आएगा। आंध्र प्रदेश की सबसे कम पॉपुलेशन है, ऑब्वियस सी बात है, वो एरिया वाइज भी आप देख सकते हो, सबसे बड़ा एरिया है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद बिहार एंड देन वेस्ट बंगाल। पहले भी
बंगाल में ही बिहार हुआ करता था, ठीक है। बिहार मतलब एक तरीके से पाटलिपुत्र, वो पूरा एरिया आपने वैदिक काल में भी पढ़ा होगा, जब हम हायर एजुकेशन पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीजें दे रखी होती हैं। बाद में चीजें बटी और स्टेट्स बने, तो उसमें से वेस्ट बंगाल और सारी चीजें बनी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग देख रहे होंगे, मैचिंग का है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और इमिशन गैप रिपोर्ट, ये कौन देता है? तो इसमें डी ऑप्शन होगा। ओके, हाँ तो आप, हाँ और भी लोग बताएं। हाँ सर, डी ही लगा दीजिए। ओके ओके, शिवांगी जी आपको भी डी ही लग रहा है? हाँ सर लगा मुझे। राइट है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अभी हमने देखा ही था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा, कई बार पूछ सका है ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वाला। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है तो ये आईएमएफ ही होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ ही जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकालता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये ऑब्वियस सी बात है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड से जुड़ा हुआ है। एंड इमिशन गैप रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इन्वायरमेंटल प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। 70 क्वेश्चन देखें। असर्शन रीजन है फिर से, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय द ब्रटलैंड रिपोर्ट बिकॉज द ब्रटलैंड रिपोर्ट इज आल्सो नोन एज द लिमिट टू ग्रोथ। सतत विकास की धारणा को ब्रटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, क्योंकि ब्रटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो सही है, ऑप्शन सी होना चाहिए। सर पता नहीं ठीक है कि नहीं, लेकिन मुझे तो हाँ डी लग रहा है। मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है। हाँ, अच्छा। और शिवांगी जी आपको क्या लग रहा है? आई थिंक मुझे हाँ, लग डी लग रहा है आपको भी? रहा है ए। ओके, ए लग रहा है। देखिए शिवांगी जी ने सही चूज किया, ए आंसर है इसका। अच्छा शिवांगी जी आप ही बताएं, आपको क्यों लगा कि ए है? तो इसमें जो वुडलैंड रिपोर्ट को कहा जाता है आर कॉमन फ्यूचर। राइट। इनको ये नहीं कहा जाता है, लिमिट टू ग्रोथ नहीं कहा जाता है, ये इसका वही था, आवर कॉमन फ्यूचर। ये तो 2 की 3 बार नेट में पूछ चुका है, और ये यूपीपीसीएस क्वेश्चन है, आप लोग गलत कर दिए ये। तो आवर कॉमन फ्यूचर है, आप भूल कैसे गए? लिमिट टू ग्रोथ नहीं है, ठीक है। लिमिट टू ग्रोथ तो शायद किसी दूसरे चीज का है, मतलब अभी तो नहीं ध्यान है, लेकिन इसका नहीं है। लिमिट्स टू ग्रोथ। हाँ, रोम का, राइट। सर मैंने तो क्लब ऑफ हिंदी में रोम। पढ़ा ना, तो उसमें मुझे लगा कि मतलब वो एक्सप्लेनेशन दिया है। इंग्लिश में पढ़ा अच्छा ही नहीं मैंने। अच्छा। उसमें पता चल रहा है कि हाँ रिपोर्ट की हाँ बात हो रही है, और इसमें नहीं हाँ पता चलता। इसमें जैसे विकास की सीमा, मुझे लगा कि हाँ ये इसलिए तो है कि जो भी विकास हो रहा है वो मतलब आने वाली पीढ़ी को देख के हो।
तो ऐसे मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। चलिए ठीक है। वैसे सीधे सीधे था कि लिमिट टू ग्रोथ नहीं होगा। लिमिट टू ग्रोथ जो है कहा अभी जैसे शिवांगी जी ने, ये क्लब ऑफ रोम का है, ठीक है, तो ये वहाँ का है। ओके, तो ध्यान रखिए ये मतलब आवर कॉमन फ्यूचर, ये आप ध्यान रखिए कि क्या है उसका टाइटल और ये सब चीजें। यहाँ पे इकोनॉमिस्ट ऑथर दे रखे हैं, उनकी बुक्स दे रखी हैं, तो आपको यहाँ पे मिलान करना है इसका। देख ले, गुरनाल मिल्डाल की भी बुक है इसमें, फिर हिसरमैन, कार्लडोर, एडम स्मिथ। तो सोशियोलॉजी तो आपकी जीके में भी बहुत काम आती है। एडम स्मिथ का तो यहाँ दिया ही हुआ है 444, यानी कि वेल्थ ऑफ द नेशन, वो तो आपको पता ही है। बाकी सबका आप देख सकते हैं। गुरनाल मिल्डाल की आखिर कौन सी बुक है? क्योंकि ये इकोनॉमिस्ट मतलब थे ही, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोशियोलॉजी की भी बात करते थे, तो सर डी लग रहा है, मतलब हाँ डी लग रहा है। ओके डी। यस सर, डी मुझे भी लग रहा है। ओके, एंड शिवांगी जी आपको क्या लग रहा है? कर दीजिए सर डी, मुझे आइडिया नहीं है इसका। हाँ, डी सही आंसर है, ठीक है। एडम स्मिथ की तो फोर है ही, मिल्डाल की जो है इकोनॉमिक थ्योरी और अंडर डेवलप्ड रीजन है, ठीक है। फिर हिसरबैन की जो है यहाँ पे स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट, सॉरी स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। एंड देन कार्लडोर की स्ट्रेटजिक फैक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, वेट अ मिनट। हाँ, क्या है? नहीं यार, अभी तो नहीं खाई है। अरे तो मंगा लो तो, ठीक। बाहर, अरे तो अभी इतना नहीं यार, टाइम है कि नहीं, रहने दो अभी, है ना। अभी नहीं। ओके, तो हाँ, तो इसका आंसर डी था, और ये बुक्स हैं, ठीक है। इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन, दैट वाज मिल्डाल। मिशरमैन, द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कार्लडोर, द स्ट्रेटजिक फैक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, सो ये बुक्स थी। कि ये क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम।
सर इसका बी ही होगा क्या? ओके, और लोग को हाँ, देखते हैं और पता लोग भी नहीं बताएं तब हम क्या उसको। हाँ, केंद्र। यस तान्या। शायद सी लग रहा है मुझे। ओके, सी लग रहा है। शिवांगी जी, आपको क्या लग रहा मुझे भी सी लग रहा है। है? ओके, सी सही आंसर है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन पहले आया था 2014 में। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में आई, उसी के एक साल के बाद। उसके हर एक साल मतलब एक एक साल वाला दिया है इसमें। 2016 में जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आई, और प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम 2017 में आई। एक के बाद एक आई है, 14, 15, 16, 17। ठीक है, तो ये सीरियल से ही लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही करके 76 वाला देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, power of a state legislature, equality of opportunity in public employment, guaranteed only to Indian citizen, creating a new state, power of parliament, equality before law, guaranteed to both citizen and non-citizen. सर शायद सी है ऑप्शन। Okay. यस, सारिका आपको क्या लग रहा है? किसी नए राज्य की स्थापना करना संसद की शक्ति, ये बताया है। और इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। यस, बताएं इसका सर क्या हो मुझे सकता आइडिया नहीं है, मुझे ए लग है। रहा है। अच्छा अच्छा, ओके। देखिए इसमें ऐसा है, ये वैसे तो सी ही होना चाहिए इसका आंसर। लेकिन थोड़ा सा इसमें डाउट ये है क्योंकि स्टेट भी बना देता है। पार्लियामेंट के पास तो पावर है कि वो नया स्टेट बना सकता है, आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 3 के अनुसार जो है वो बना सकता है, एक नए स्टेट का निर्माण कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ स्टेट के पास भी एक पावर होती है कि वो अपना प्रोविजन डाल सकता है कि नए स्टेट बने। ठीक है, स्टेट रिकॉग्निशन एक एक्ट भी है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करके एक एक्ट है, और वो आई थी 1956 में। ठीक है,
तो क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट, प्लस यहाँ पे स्टेट भी होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर तो आपको पता ही है, एक तरीके से उसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और वो हुआ 2019 में, अभी फिर से बना है 2019 में 370 जब हटाई गई थी। तेलंगाना कब बना था? तेलंगाना बना है 2014 में, ठीक है। तो इसका वैसे तो आंसर सी ही है, लेकिन ये डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें स्टेट भी होना चाहिए। नाउ 77th, सर 77 का तो ए ही होगा। ओके, यस सारिका आप बताएं। हाँ सर, इसका ए होगा। ओके, ए नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर सी है। कौन सी इमरजेंसी भारत में अभी तक नहीं लगी है? फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक भारत में नहीं लगाई गई है, और वो है सी, यहाँ पे 360 बताया था आपको। 352 होती है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, इसमें 4 जोड़े 356, ठीक है। ये यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल आ जाता है, जब प्रेसिडेंट का शासन लग जाता है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, यानी स्टेट के अंदर जो है भंग हो जाए डेमोक्रेसी, तब ये चीज लगती। फिर उसमें 4 और जोड़िए 360, 4 जोड़ के बना है ये, ठीक है, जब हमने आर्टिकल्स पढ़े थे तो बताया था। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 पे है, तो उस हिसाब से सी का जो है वो सेकंड हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये तो नहीं होगा ना, ये होगा, ये वाला ही आंसर होगा, या तो सी या डी। अब अगर देखें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अभी कल की परसों हमने कोई क्वेश्चन किया था, उसी में आया था कंसोलिडेटेड, ये 266। मतलब हाँ सी होगा कि फाइनेंशियल कमीशन तो 280 होता है। हाँ 280 होता है, वो भी पढ़ाया है, कराया है ये, ठीक है। कंप्यूटर ऑडिटर जनरल कैग, ये डी 148, ये भी अभी शायद एक दो किसी पेपर में की, तो सब पलट के वही देते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज्ड मत हो, है ना। खैर चलिए कोई बात नहीं, फिर से ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्वेश्चन है। 78, which of the following are envisaged by the right against exploitation in the constitution of India? सर इसका तो डी है, 2 और 3 होगा। हाँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी तो आर्टिकल 17 है, 70, ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज आर्टिकल 29। 29 है, ठीक है, और ये दोनों आपके आर्टिकल, ये आ जाता है 23 और 24, ठीक है। तो ये और ये हो जाएगा अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाला 2 और 3, ठीक है। अभी आज यही रहन देते हैं, फिर कल हम आपको, अच्छा ये 79 वाला कर दीजिए, इसमें नॉट गारंटी आर्टिकल 19 वाला, फिर उसके बाद हम और क्वेश्चन आगे फिर कराएंगे। खैर कल तो सोशोलॉजी। ऑप्शन बी सही है। हाँ हाँ ठीक है, ये 79 क्वेश्चन है, हाँ ये ठीक है, बी ही है, ठीक है। ओन एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी आर्टिकल 19 के अनुसार, तो ये प्रॉपर्टी वाला इसमें नहीं आता, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे आज, अभी इतना ही रखते हैं, और कल हम जो है सोशोलॉजी वाला पार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सोशोलॉजी का मॉक टेस्ट रहेगा,
और थर्सडे सैटरडे को जो है आपका वो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का फ्लैश कार्ड रहेगा, ठीक है, तो वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। बाकी कल तो खैर क्वेश्चंस ही रहेंगे, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस, इसके मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ऐसे अभी क्वेश्चंस और भी आई थिंक बचे हैं, तो काफी क्वेश्चन है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम आपको सेंड कर देंगे, आप अपनी तरफ से भी कर लेना, बाकी बाद में करा देंगे, ठीक है। तो ठीक है, ओके, तो अभी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।